ठीक है, तो ऑसिलेशंस हमने अपने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्री ऑसिलेशंस। इसके बाद फिर हम डैम्प्ड और बाकी उसके जो है ड्राइवन, ये सब चीजों को पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ऑसिलेशंस होता है, सबसे जो क्लियर ऑसिलेशंस हमको दिखाई देते हैं वो स्प्रिंग में दिखाई देते हैं। तो स्प्रिंग आप सब जानते ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो स्प्रिंग क्या होता है वो आपको पता है। तो हम लोग जो है यहाँ से शुरू करते हैं स्प्रिंग के साथ में। ऑसिलेशंस इन ए स्प्रिंग। तो होता क्या है कि स्प्रिंग आप जानते हैं, स्प्रिंग क्या होता है। स्प्रिंग को हम इस तरह से रखते हैं कि ये क्या है, एक फिक्स हिस्सा है जहाँ पे मतलब कि इसको बोलते हैं फिक्स एंड। ये क्या है आपका फिक्स्ड एंड, जैसे कोई दीवार हो गई, कुछ हो गया, जहाँ पे हम स्प्रिंग को फंसाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्प्रिंग फंसा दिए और ये स्प्रिंग हो गया, ठीक है। और स्प्रिंग के दूसरे हिस्से पे हम कोई ऑब्जेक्ट बांध देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बांध दिया और इस ऑब्जेक्ट का हमने मास रखा। तो स्प्रिंग को हम यहाँ पे आइडियली, यहाँ पे कुछ एजम्पशन हमें ले रहे हैं कि स्प्रिंग का मास नहीं है। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि स्प्रिंग क्या है, मासलेस है। अब आप कहेंगे कि स्प्रिंग मासलेस कैसे हो सकता है, ये तो जो है बिल्कुल गलत बात है। स्प्रिंग का कुछ तो मास होगा। हाँ, स्प्रिंग का रियलिटी में मास होता है, लेकिन मासलेस स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट भी है। जैसे आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, आप मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जाएंगे, एटॉमिक फिजिक्स में जाएंगे, तो वहां पे दो एटम के बीच में जो स्प्रिंग लाइक बिहेवियर होता है, वहां पे स्प्रिंग का मास नहीं होता है। वो सचमुच में मासलेस स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है। इसलिए मासलेस स्प्रिंग जो है एक आइडियल कॉन्सेप्ट होते हुए भी ये मॉलिक्यूलर फिजिक्स में अप्लीकेबल है। तो हम इसको पूरी तरह से अनरियल नहीं मानेंगे, या इसको जो है हम फिक्शिशियस नहीं मानेंगे। ये रियल है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में नहीं, बल्कि कहाँ पे ये हमको मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे आराम से इसका जो है हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपका एक ऐसा टेबल मान लेते हैं जो कि क्या है, फ्रिक्शनलेस है। अब आप कहेंगे फ्रिक्शनलेस टेबल होता है क्या? नहीं होता है, फ्रिक्शनलेस टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन हम जो है अपनी सहूलियत के लिए फ्रिक्शनलेस टेबल की कल्पना कर सकते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये मास एम जो है इसके ऊपर रखा हुआ है, स्मॉल मास एम है। और ये क्या है, मासलेस स्प्रिंग है, ऐसा हम मान करके चल रहे हैं। तो स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, जो मास है यहीं पे है। तो ये जब पड़ा हुआ है, ना तो ये इधर जा रहा है और ना तो ये इधर जा रहा है। तो दोनों ही डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई मोशन इसमें नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में न तो इधर मोशन होगा, लेफ्ट में होगा, और न तो राइट में होगा। इस पे कोई फोर्स अभी हमने नहीं लगाया। अब क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, इस पे एक फोर्स लगाते हैं। विच ट्राइज टू पुल द स्प्रिंग, पुल पुल द मास कहते हैं, पुल द मास अवे। तो यहाँ पे हमारा एक दोस्त हमने खड़ा किया, और वो क्या कर रहा है, स्प्रिंग को ये अपनी तरफ ताकत लगा के खींच रहा है। तो जब ये खींचेगा, तो इस मास को पकड़ के खींचेगा। तो मास को पकड़ के खींचेगा, तो क्या होगा, स्प्रिंग का ये जो सिरा है, ये तो कुछ नहीं होगा, ये तो जो है चेंज नहीं होगा। लेकिन ये स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, खींच जाएगी स्प्रिंग, ठीक। और स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाएगी, स्प्रिंग का जो मास है वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो शुरू शुरू में स्प्रिंग का मास कहाँ था, स्प्रिंग का मास आप देखिए, यहाँ से मिलाइए, अगर हम इसको मिलाए हैं यहाँ से, तो ये कहाँ पे था, यहाँ पे था। अब ये सरक कर कितना पहुंच गया, थोड़ा सा आगे पहुंच गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, इसको हम नाम दे देते हैं
कुछ एक्स नाम दे दिया हमने। एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया नई पोजीशन, क्या हो गई, न्यू पोजीशन। ये स्प्रिंग की नई पोजीशन है। तो जब नई पोजीशन हो गई और इसने क्या किया, जैसे यहाँ पे ले आए, इसके बाद अभी तक तो फोर्स लग रहा है, अभी तक तो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आकर के इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो जो हमारा दोस्त है, मैं उसको बना देता हूँ फिर से, वो हमारा दोस्त जो है यहाँ पे इसको पकड़ करके होल्ड करके खड़ा है। तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें काम कर रही। अब ये यहाँ पे आने के बाद, जो नई पोजीशन है, यहाँ पे आने के बाद मास न तो दाएं जा रहा है, न तो बाएं जा रहा है। तो कोई चीज अगर मोशन नहीं कर रही तो दो ही चीज हो सकती है। कोई चीज अगर मोशन नहीं कर रही तो दो ही चीज हो सकती है, कि या तो उस पर फोर्स लग ही ना रहा हो, और या तो जो है उस पर फोर्स लग रहे हो लेकिन उनका जो टोटल सम है, वेक्टर सम क्या हो, जीरो हो। तो ये भी क्या है, नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जिस समय या इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस समय क्या होगा, द मास इन न्यू पोजीशन इज स्टिल एंड देयर, स्टिल मतलब होता है कोई चीज थमी हुई है, स्टेशनरी, आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। एंड देयर फोर मस्ट बी इन एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अभी ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मास है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहा है, एक फोर्स इसको जो है, तो देयर आर टू फोर्सेज, देयर आर टू फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट। जबकि स्प्रिंग यहाँ पे खींचने के बाद रुकी हुई है, जब ये रुका हुआ थम गया है, अभी ये चल नहीं रहा है, यहाँ पे आकर के यहाँ पे था और इसको खिसका के हम यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है। कहाँ तक ले आए हैं, इसको खिसका के यहाँ से यहाँ तक ले आए हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में स्प्रिंग क्या हुआ है, स्प्रिंग तन गया है और ये जो मास है रुका हुआ है। तो मास पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स जो है ये इधर काम कर रहा है और ये जो दूसरा हमारा दोस्त है ये अपनी ओर खींच रहा है, तो ये फोर्स लगा रहा है एफ। तो दोनों फोर्स क्या है, अपोजिट भी है और एक दूसरे के इक्वल भी है। तो इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो फोर्स है जो स्प्रिंग को अपनी पुरानी कंडीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो बाहर की ओर लग रहा है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। EXT मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। और ये क्या है, RES मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि F रिस्टोरिंग ये किसके बराबर होना चाहिए, -F एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए, राइट। तभी जो है ये इक्विलिब्रियम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स आप देख रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज ट्राइंग टू मेंटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे पहले था वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपको पता है जब कोई फोर्स अप्लाई होता है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, कुछ तो होगा। तो यहाँ पे देखें कि ये जो फोर्स है आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, ये किसके किसके बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स के। तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण हो क्या रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कारण क्या हो रहा है, ये एक्स डिस्टेंस से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो गया। तो जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा एक्स बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वी शैल हैव, तो ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता है कि जो एफ एक्सटर्नल है हमारा मैग्नीट्यूड वाइज, ये किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के। और इसलिए एफ आपका कौन सा एफ, कौन सा एफ, रिस्टोरिंग,
ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा -x के। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, हमेशा जिधर एक्स हो रहा है, जिधर एक्सपेंशन हो रहा है, जिधर जो है मास भाग रहा है, उसके अपोजिट काम करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज opposes the change in equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर ये डिस्प्लेस हुआ, हटा, तो क्या करेगा, ये पैदा हो जाएगा। तो ये शुरू में नहीं रहता है, ये क्या होता है, एक रिएक्टिव फोर्स। दिस इज ए रिएक्टिव फोर्स। ये पहले नहीं होता, ये एकाएक पैदा होता है, रिएक्टिव फोर्स। तो ये एक तरह से रिएक्शन है। क्या है, एक रिएक्शन है जो कि स्प्रिंग को अपने पुराने कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश कर रही है। तो आप यहां से देखिए, ये वाले फार्मूले से तो एफ रेस क्या है आपका, ये प्रोपोर्शनल टू -x है। तो ये जो है हमेशा क्या होता है, ये एक सेंट्रल पॉइंट की ओर, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, उसकी ओर ले जाना चाहता है। सो द टेंडेंसी इज एफ रेज इज टू ब्रिंग द मास बैक टू द ओरिजिनल, और इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो दिस इज इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक काम करेंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरह से, एफ प्रोपोर्शनल टू -x, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ला देंगे, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने क्या लिखा, x। क्या लिख दिया, x, सॉरी k। तो k क्या है, यहाँ पे k को बोलते हैं, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग अलग अलग स्प्रिंग पे अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। तो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, ये किस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है। कौन सा मटेरियल, लोहे का स्प्रिंग है, तांबे का स्प्रिंग है, सोने का स्प्रिंग है, किसका स्प्रिंग है, नाइक्रोम का है, क्या है। तो जिसका भी मटेरियल होता है, उसके ऊपर एक के का डिपेंडेंस होता है, और के को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आप इसको याद रखना। तो अब सीधी सी बात है, जो एफ क्या है आपका, एफ आपका जो है रिस्टोरिंग फोर्स है, जो भी फोर्स है। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, एफ क्या होना चाहिए, एफ मस्ट बी इक्वल टू एम, और ए होना चाहिए, ए क्या है, एक्सेलरेशन इन स्प्रिंग। या मास कह लें, जब स्प्रिंग न कहे तो मास कह लें। तो जो मास है बंधा हुआ, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, आपका ए है। तो आपको पता है कि जो ए होता है, किसी टाइम पे हम उसको क्या लिख सकते हैं, d2x/dt2। क्या लिख सकते हैं, d2x एंड dt2। इसको डी स्क्वायर मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ा जाता है, d2x एंड dt2 पढ़ा जाता है। इसको कोई d2x/dt2 ऐसा नहीं पढ़ते हैं, d2x एंड dt2 पढ़ेंगे। ये किसके बराबर है, एफ के बराबर है। लेकिन एफ किसके बराबर है, तो एफ को हम लिख दिए d2x एंड dt2, और इधर क्या हो गया, -kx हो गया, राइट। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, d2x dt2, और क्या हो जाएगा, -k/m एंड x, राइट। क्या लिख सकते हैं, -k/m एंड x।
अब ये के बाई एम का ये के बाई एम का हम कुछ नाम रख देते हैं। लेट के बाई एम इक्वल टू, हम क्या नाम देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्या कर देते हैं, इसका नाम है ओमेगा। ओमेगा कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ क ख ग घ है और अंग्रेजी में भी सी डी है, ऐसे जो है यूनानी देश या सिकंदर के देश में इस जो ये बना हुआ है डब्ल्यू जैसा, इसका नाम क्या है, ओमेगा। क्या नाम है इसका, ओमेगा। इसको बोलते हैं स्मॉल ओमेगा, और कैपिटल ओमेगा को ऐसे लिखते हैं, इसको ओम भी बोलते हैं, ओमेगा भी बोलते हैं, दोनों नाम बोलते हैं। तो ये स्मॉल ओमेगा हो गया, क्या हो गया, कैपिटल ओमेगा हो गया। इसका एक नाम मोह भी है। तो आपको कभी कभी इन सब का पाला पड़ेगा, तो आपको बहुत सारे ये सब याद कर लेने चाहिए। रटते रटते या दिमाग में इस्तेमाल करते करते अपने आप फीड हो जाता है। तो ओमेगा से इसको हम शो कर रहे हैं के बाई एम को। तो सीधी सी बात है, के बराबर क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं ओमेगा है क्या चीज, ओमेगा है क्या चीज। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम जो है इसको हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। तो डी टू एक्स एंड डी टी टू, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टू एक्स एंड डी टी टू और प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, ये इक्वेशन कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। तो ये इक्वेशन जो है, आपने अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े होंगे, तो ये इक्वेशन जो है बहुत ही आसान इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे dt2 है, डी थ्री होता तो थर्ड ऑर्डर बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर। और लीनियर क्या बोले कि इसमें जो हाईएस्ट आपका ये जो दिख रहा है, इसका पावर कितना है, 1 है। तो जब पावर 1 होता है तो लीनियर बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज ऑफ द फॉर्म। कैसे आएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, तो यहाँ पे x क्या है, x टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो x इज फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको हम a कांस्टेंट a। जब कोई n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, n ऑर्डर का, तो उसमें कितने सॉल्यूशन आते हैं, n सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो जब 2 सॉल्यूशन आएंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएंगे, तो याद रखना हमको 2 कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे तो 3 कांस्टेंट की जरूरत, चार के 4 कांस्टेंट होंगे तो मतलब चार क्या होंगे, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे तो 4 कांस्टेंट की जरूरत। तो जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हम ढूंढेंगे या मिलेगा हमको इक्वेशन से, उतने ही हमको कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो एक का नाम हमने लिख दिया ए और दूसरे का नाम लिख दिया बी। तो इसका जो एक्स डिपेंडेंट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, आई ओमेगा टी। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक और बी ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये 2 पार्ट हो गए, राइट। एक हो गया ए आई ओमेगा टी, एक का पॉजिटिव और एक का निगेटिव। अगर आप चेक करना चाहें तो इस पार्ट को आप इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, कहाँ पे, एक्स की जगह, और सॉल्व कीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। ऐसे इस पार्ट को भी रख दीजिए और सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, ऐसा हमको पता चल गया, राइट। अच्छा, अब आपको एक चीज और बता दूं, कभी भी जो एक्सपोनेंशियल होता है, लॉग होता है, साइन होता है, तो उसके साथ में जैसे जो ऊपर में यहाँ लिखा हुआ है मैंने आई ओमेगा टी, इसको बोलते हैं फंक्शन का आर्गुमेंट। क्या कहते हैं, फंक्शन का आर्गुमेंट। तो ये हो जाएगा आपका आई ओमेगा टी। तो ये क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी है ये आर्गुमेंट कहलाएगी। तो आर्गुमेंट हमेशा क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट हमेशा किसी फंक्शन का वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होनी चाहिए। सो आर्गुमेंट मस्ट बी ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई ओमेगा टी
का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m0 l0 एंड t0। आपको पता है ना कि m0 l0 t0 मतलब होता है डायमेंशन लेस, और जहां पे कुछ आ जाएगा वहां डायमेंशन हो जाएगा। तो आपको पता है जो आयोटा है आई, एक क्या नंबर, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो किसका डायमेंशन होगा भाई, ओमेगा का डायमेंशन होगा। और टी का डायमेंशन क्या होता है, टी ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, हम इसको इधर क्या लिखेंगे, वन लिख देते हैं। वन मतलब कि m2 पावर 0 l2 पावर 0 t2 पावर 0 सबका वन हो गया। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या हो गया, ओमेगा का डायमेंशन हो गया, टी को उधर भेज दो तो टी इनवर्स। तो ओमेगा एक्चुअली क्या है, ओमेगा का डायमेंशन क्या है, टी का इनवर्स है। तो ओमेगा हमारा हैज ए डायमेंशन ऑफ टाइम इनवर्स। अच्छा, आपको पता है कि कोई ऐसी चीज आप जानते हैं फिजिक्स में जिसका डायमेंशन टाइम इनवर्स होता है? क्या ऐसी कोई चीज जानते हैं जिसका डायमेंशन क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर क्यों बोलते हैं अभी क्लियर कर देता हूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब यहां पर जो सॉल्यूशन हमारे पास है, एक्स टी इक्वल टू क्या लिखा है हमने, ए ई टू पावर माइनस प्लस आई ओमेगा टी एंड बी ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये दो सॉल्यूशन हमारे पास हैं। दोनों सॉल्यूशन में अगर हम एक काम करें, अगर हम एक्स में क्या कर दें, यहाँ पे हम 2 पाई जोड़ दें, क्या कर दें, 2 पाई जोड़ दें, तो देखिए जरा आंसर हमारा क्या होता है। ये हो जाएगा, ए तो ऐसे ही रहेगा और आई ओमेगा, इसको लिखेंगे टी प्लस 2 पाई, क्या लिख दें, टी प्लस 2 पाई लिख दें। और ये कितना हो जाएगा, ठीक, ऐसा सकते हैं। लेकिन 2 पाई का डायमेंशन और टी का डायमेंशन दोनों अलग अलग है। 2 पाई का डायमेंशन और टी पाई का डायमेंशन अलग अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसको सेम डायमेंशन का बनाने के लिए इसको हम ओमेगा से डिवाइड कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा से डिवाइड कर दें तो सेम डायमेंशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेम डायमेंशन हो जाएगा ना। अब देखो, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन 2 पाई बाई ओमेगा का डायमेंशन दोनों का सेम है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जरा देखते हैं। तो ये हो जाएगा राइट साइड में ई टू पावर आई ओमेगा टी एंड ई टू पावर क्या हो जाएगा, आई ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई, और इधर क्या हो जाएगा, बी ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी एंड क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस आई 2 पाई, ऐसे करके ये दो चीजें हमको मिल गई। क्या मिल गई, ये दो चीजें हमको मिल गई। अच्छा, आपको पता है यूलर थ्योरम? तो यूलर थ्योरम क्या कहता है, ई टू पावर आई और कोई थीटा मान लो कोई क्वांटिटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, और क्या लिख सकते हैं, आई साइन थीटा। ये यूलर थ्योरम है। तो अगर हम यहाँ पे हम लिख दें 2 पाई आई, लिख दें, क्या लिख दें, 2 पाई आई, तो आप मुझे बताएं कि क्या मिलने वाला है हमको। ये हो जाएगा कॉस 2 पाई और क्या हो जाएगा, आई साइन 2 पाई। और आपको पता है काश 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये क्या हो जाएगा, आई साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो कितना आ गया आंसर, 1। और इसी तरह से अगर हम लिखें -2 पाई आई, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा, -आई साइन 2 पाई। तो फिर आई साइन 2 पाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो दोनों ही केस में ये जो फैक्टर आ रहा है, ये वाला फैक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देयर फोर वी कैन राइट इट एक्स टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसको क्या लिखा हमने, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी, और ये क्या हो गया, बी ई टू पावर माइनस आई ओमेगा टी। और ये क्या है, ये तो आपका एग्जैक्टली यही चीज है, ये एग्जैक्टली यही चीज है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, एक्स टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, ये किसके बराबर हो गया, ये खुद के बराबर हो गया।
तो 2 पाई/ओमेगा से अगर हम इसको बढ़ाते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, तो फिर वैसे ही जैसे मतलब ऑसिलेशन हो रहा था, फिर वैसे ही उसी पोजीशन में आपका स्प्रिंग आ जाएगा, आपका मास स्प्रिंग से जो जुड़ा हुआ है वो आ जाएगा। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई/ओमेगा से टाइम में रिपीटेशन हो रहा है। इतने टाइम के बाद फिर वही कंडीशन आएगी, इतने टाइम के बाद फिर वही कंडीशन आएगी। तो ये जो क्वांटिटी है 2 पाई/ओमेगा, तो ये 2 पाई/ओमेगा क्या है, ये टाइम है। इस टाइम को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। क्या लिखते हैं, कैपिटल टी। और इसका नाम है टाइम पीरियड। क्या है इसका नाम, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई/टी। तो अब आपके पास दो कनेक्शन है, या तो आप चाहे तो 2 पाई/ओमेगा इक्वल टू टी लिखिए, चाहे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी। और ये वही टाइम पीरियड है जो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में, जहां पे ऑसिलेशन के बारे में मैंने बताया था, वो पूरा एक चक्कर लगाने में या एक टू एंड फ्रो करने में जितना टाइम लगता है वही टी है। तो आपने देखा कि कैसे ऑटोमेटिकली जो टाइम पीरियड है इसमें आ जाता है। अच्छा, अब जो आपको सोल्यूशन है इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स टी को क्या लिख सकते हैं, a e⁻i टी, और क्या लिखा था हमने, b e⁻−i टी, कैन बी री रिटन एज, क्या लिखा जाए भाई इसको। आपको भी हमने बताया, यूलर थ्योरम बताया था, तो इसको हम लिखेंगे एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, और इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे कॉस ओमेगा टी एंड आई साइन ओमेगा टी, और उधर वाले को क्या लिख देंगे हम, बी कॉस ओमेगा टी एंड माइनस आई साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे कॉस का आर्गुमेंट क्या है, ओमेगा टी, इसका भी आर्गुमेंट क्या है, ओमेगा टी है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी जो है साइन वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, कॉस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और इधर क्या लिख दिया हमने, कॉस ओमेगा टी। क्या लिख दिया, कॉस ओमेगा टी। और इसके बाद क्या लिख दिया हमने, आयोटा, और ए माइनस बी, और ये क्या हो गया, साइन ओमेगा टी। ऐसा लिख सकते हैं। तो हम हमारे पास दो आंसर हो गए, एक तो हो गया ए प्लस बी वाला, दूसरा हो गया ए माइनस बी वाला, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन ये हो गया, दूसरा सोल्यूशन ये हो गया। तो चाहे आप आयो एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखे, चाहे साइन और कॉस के टर्म में लिखे, दोनों ही केस में आंसर सेम है। तो ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है पूरा। तो इन दोनों नंबर को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को हम कोई टर्म के रूप में लिख सकते हैं, साइन कोसाइन। तो साइन कोसाइन एक्चुअली क्या होता है, कुछ नंबर होता है, साइन ऑफ समथिंग इज सम नंबर, जो रेडियन में कैलकुलेशन होता है। तो साइन ऑफ कुछ रेडियन, एनी रेडियन, वो क्या होगा, एक नंबर होगा, एक संख्या होगी। तो ए प्लस बी एक संख्या है, तो इसको भी हम साइन के रूप में या कोसाइन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको साइन या कोसाइन के फॉर्म में लिखते हैं। लेट क्या लिख दें हम, ए प्लस बी इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास, एक और दो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्या है, कांस्टेंट्स हैं। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो जो नए कांस्टेंट लेने होंगे उनका भी नंबर क्या होगा, दो। अगर दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट हमेशा रहने चाहिए। अगर हम एक फ्रेम से या एक ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, तो याद रखना कि जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट्स है वो मेंटेन रहना चाहिए। आप उसका नाम बदल दो, काम बदल दो, लेकिन नंबर उनका सेम रहेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी दो हैं, तो हमको दो ही कांस्टेंट चाहिए। तो इसका हम नाम लिख देते हैं ए, एक हो गया ए कांस्टेंट, ए मतलब क्या हो गया, ए कांस्टेंट यहाँ पे। और दूसरा क्या हो गया, या इसको ऐसा करते हैं, आर कर देते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आर। और इसके बाद क्या लिखते हैं हम, इसको साइन थीटा। अब थीटा कुछ होगा, हमको नहीं पता, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट, एक कांस्टेंट दो कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट दो कांस्टेंट। तो लेफ्ट में भी दो कांस्टेंट, राइट में भी दो कांस्टेंट, मामला सही है। और इसी तरह से क्या हो गया, आई ए माइनस बी, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। यहाँ पे भी दो कांस्टेंट है, ठीक, एक थीटा कांस्टेंट और एक क्या हो गया, आर कांस्टेंट। अब इससे जो है आर और साइन थीटा को हम किसके टर्म में निकालना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं हम ए और बी के फॉर्म में। लेकिन अभी हमको कोई जरूरत नहीं, तो हम इसको नहीं करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे।
तो ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिखा, आर साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। क्या लिखा, आर साइन थीटा एंड कॉस ओमेगा टी। और इधर क्या लिखा हमने, आर कॉस थीटा एंड साइन ओमेगा टी। याद रखो कई किताबों में जहां थीटा है वहां पे फाई लिखा रहता है, फाई को ऐसे लिखते हैं, ये जीरो लिख के पेट फाड़ दो। बहुत सी किताबों में, स्टैंडर्ड किताबों में ये फाई लिखा रहता है, तो कोई कसम नहीं खाए कि थीटा लिखे फाई लिखे, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। लेकिन चलो हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फाई कर देते हैं ताकि तुम लोगों को तुम्हारी किताबों से मैच कर जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको कोई आगे एम्बिग्यूटी ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं इसको फाई कर देता हूँ। थीटा लिखो फाई लिखो जीटा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी किताबों से मैच करे इसलिए मैं इसको फाई कर देता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ जाना पहचाना से नहीं लग रहा है, एक किसका एक्सप्रेशन है। अगर हम आर को कॉमन निकाल लें, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं साइन फाई प्लस ओमेगा टी। राइट, राइट। तो एक्स टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी किसके बराबर हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। राइट, अब देखो यहाँ पे दो कांस्टेंट अभी भी हैं, तो पहले ए और बी था, अब क्या हो गया, आर और फाई हो गया। आर और फाई क्या हो गया, नए कांस्टेंट हो गए। नंबर अभी भी क्या है, दो ही है, पहले भी दो था अब भी दो है। तो ये जो फाई है, इसका एक स्पेशल नाम है, इसको क्या बोलते हैं, फेज। क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, फेज कांस्टेंट। अब ये क्या होता है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और जो आर है इसका स्पेशल नाम क्या है, इसका नाम है एम्पलीट्यूड। ठीक, आर का नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। तो अब जो एक्स टी है मतलब अलग अलग टाइम पे कैसा शो करेगा। तो अगर हम एक टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं तो हम दिखाते हैं कि कैसा दिखाई देगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्राफ के लिए। तो इसका नाम हमने रख दिया एक्स टी का, ये एक्स टी का फंक्शन है और ये क्या हो गया टी। तो आपने देखा एब्सिसा मैंने एक्स एक्सिस पे, मैंने एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस बोलते हैं, वहां पे हमने क्या रखा, टाइम को। और एक्स टी मतलब कि कितना जो है अपनी मीन पोजीशन से वो हटा, इसको हमने कहाँ रखा, इसको हमने रखा कहाँ पे, वाई एक्सिस में, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो सीधी सी बात है, जब आपका टी जीरो होगा, आपका टी जीरो होगा, तो जिस समय टी जीरो होगा उसमें क्या होगा, एक्स जीरो। और इधर क्या हो जाएगा, आर साइन फाई हो जाएगा। तो आर साइन फाई कोई वैल्यू तो होगी, साइन फाई का कुछ तो मान होगा, दो चार जो भी हो। और आर क्या हो गया, आर कोई नंबर है, तो दोनों क्या है, दो नंबर का गुणा हो रहा है। इनफैक्ट क्या है, एक नंबर है, ये एक नंबर है। तो नंबर मतलब एक्स टी की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, एक्स टी की वैल्यू क्या है, कुछ ना कुछ होगी। कहाँ पे, जब टी इक्वल टू जीरो है। तो ये हमने मान लिया कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, ये मान लो यहाँ पे है। इसके बाद क्या होगा, अगर हम टाइम को बढ़ाते हैं, जब टाइम को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि ये वाला फैक्टर तब रोल में आ जाएगा, और ये वाला तो पहले से है, ये तो ये हमेशा क्या होगा, इसमें जुड़ता जाएगा, और इस तरह से हमको एक ग्राफ मिलेगा। वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और देखो इतना सुंदर नहीं बना पा रहे हैं हम, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक बार और। तो ये जो ग्राफ आपका बन रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिनुसाइडल ग्राफ, क्योंकि ये जो है एक लहर जैसा है, तो इसको बोलते हैं साइन वेव। क्या बोलते हैं, साइन वेव, या इसका नाम है सिनुसाइडल। क्या बोलते हैं, सिनुसाइडल ग्राफ। ठीक, तो सिनुसाइडल ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि एक बार ये
हाई होता है, फिर क्या होता है, घटते घटते जीरो हो जाता है, फिर क्या होता है, दूसरे डायरेक्शन में हाई होता है, फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है, फिर घटता है, फिर क्या होता है, फिर घटते घटते जीरो हो जाएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में। तो मतलब ये अपनी डायरेक्शन स्विच करता रहता है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये कुछ ऐसा दिखाई, अगर रियल लाइफ में देखें तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, टी 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 ऐसे करके। तो एक बार देखो, एक बार इधर गया, ये मैक्सिमम पे गया, अब मैक्सिमम से फिर क्या हो रहा है, कम आ रहा है, और फिर क्या हो गया, ये दूसरे डायरेक्शन में गया, जीरो हो गया, ये जीरो है। अब इधर जब पहुंच गया तो इधर से फिर क्या लौट आया, और कम होते होते कहाँ आ गया, फिर जीरो पे आ गया। अब जीरो के बाद फिर ये दूसरे डायरेक्शन में बढ़ने लगा, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम पे गया, अब फिर लौट आया। तो ये इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो कहीं भी इस तरह से ऑसिलेशन होगा, तो उसको अगर हम टाइम के साथ एक्सपेंड करें तो ये सिनुसाइडल ग्राफ शो करेगा, राइट, सिनुसाइडल ग्राफ शो करेगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम आपको बताएं। एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या चीज है, एम्पलीट्यूड को हम कहते हैं ये जो मैक्सिमम हाइट है, कहाँ से, जीरो लाइन से। ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, ये जो मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है और ये मैक्सिमम हाइट है, ये सब क्या है, ये जो जितनी मैक्सिमम हाइट है इनको क्या कहते हैं, आर या एम्पलीट्यूड। तो इस पूरे प्लॉट में द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ ग्राफ या कर्व लिख देते हैं, सिनुसाइडल कर्व इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे इस केस में एम्पलीट्यूड क्या है, ये आर है, ये डिस्टेंस मतलब मीन पॉइंट से दूरी। और इस केस में ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है मीन पॉइंट से, या ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन से दूरी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सिनुसाइडल ग्राफ का एम्पलीट्यूड हो गया। अब अगली क्वांटिटी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो क्या है, इसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ। तो किसी भी दो मैक्सिमम को आप मिला दीजिए और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ। और ये जो मैक्सिमम है उसका एक नाम है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब क्या होता है, चोटी। या दो मिनिमा, कौन सी मिनिमा, कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा, माने लगातार। और इसको क्या बोलते हैं, गर्त। गर्त मतलब समझते हो, खाई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका टॉप है और ये क्या है, गड्ढा है। तो इसको बोलते हैं ट्रफ, और इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। क्रेस्ट मतलब होता है मुकुट या चोटी, और ट्रफ मतलब क्या होता है, एकदम गड्ढा, खाई, मडार जो हम बोलते हैं। तो एनी टू कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखो इस चित्र में, जहां पे ये बिल्कुल एक जैसा हो जाता है तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक बीच में कितना टाइम लग रहा है, ये जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे भी हो गया। तो मतलब अपने आप को रिपीट कर रहा है, पहले यहाँ पे था और ठीक ऐसा ही यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना टाइम लिया, मान लो ये टाइम लाइन पे कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया, कितना टाइम लिया, टी। तो यहाँ पे जो टी है आपका, दो मतलब लगातार ट्रफ के बीच में, या दो लगातार जो है क्रेस्ट के बीच में, उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे इन दिस पिक्चर, वेवलेंथ इज नथिंग बट, क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो इससे एक नई डिफिनेशन आती है, ठीक है। नई डिफिनेशन क्या आती है, वेवलेंथ इन टाइम। वेवलेंथ इन टाइम क्या कहलाता है, पीरियड।
ठीक है। तो ठीक है बच्चों, मैं आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगली क्लास जब भी होगी तो हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay, then let us end the class. Thank you.